नमस्कार मित्रों, इरावट के यूपी पीसीएस में 2023 के पेड प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं आपका। आज डे 5 के वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं। हम मॉडर्न हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री चलाई जा रही है, उसके साथ यूपी पीसीएस स्पेशल के एक क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का आज ये दूसरा दिन है। आज हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की भूमिका क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रथम विश्व युद्ध के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश के संग्रहालय, अभिलेखागार और पुरातात्विक स्थल के बारे में जानेंगे। डेली आंसर राइटिंग के प्रोग्राम में हम लगातार आंसर राइटिंग करवा रहे हैं। हम धीरे धीरे इसका वीडियो भी आपके सामने अपलोड कर रहे हैं। आज 5वें दिन के कार्यक्रम में आइए हम देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। प्रश्न क्या है? चंपारण में महात्मा गांधी की भूमिका क्या है? उत्तर देखने से पहले कुछ चीजें जान लें। गांधी जी की भूमिका को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं ले सकते। जैसे आप कुछ बातें लिख सकते हैं कि गांधी जी क्या थे, फियरलेस थे, ठीक है, किसी से डरे नहीं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी उनको, मतलब एडमिन मतलब कहने का मतलब एक लीडरशिप की क्वालिटी थी जिन्होंने लीड किया और एक संयोजित तरीके से वहां पर चंपारण आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने दूसरों के लिए ऐसे मार्ग तैयार किए जिससे जनता आगे बढ़कर भविष्य में होने वाले आंदोलन के लिए तैयार हो गई। तो कुछ इन्हीं बातों को ध्यान में रखते आपको ये उत्तर लिखना है। लिखने को तो बहुत सी बातें लिख सकते हैं, ध्यान रखें। छोटा सा इंट्रो दें। चंपारण सत्याग्रह, गांधी के राजनीति का सामाजिक प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने न्याय, अहिंसा, उत्पीड़न समझौता के लिए अपना अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। ठीक है, अब एक छोटा सा इंट्रो दे दें, हेडिंग से डिस्कस करेंगे बस। पहला, गांधी जी आए, ठीक है भैया। 1917 में गांधी जी जब आए तो उन्होंने क्या किया, चंपारण जिले में पहुंचे। उन्होंने देखा कि यहाँ तो किसानों की हालत बहुत खराब है, यहाँ शोषणकारी परिस्थिति है नील खेती के कारण। तो गांधी जी के आते ही संघर्ष की शुरुआत हो गई। दूसरा, जांच और दस्तावेज। गांधी जी कोई काम करते तो उसके पहले हर चीजों को जांच और परख लेते थे। उन्होंने देखा कि यहाँ की मेन प्रॉब्लम क्या है, तीन कटिया पद्धति मेन प्रॉब्लम है, उसको कैसे किया जाए उसके बारे में उन्होंने क्या किया, आयोजन प्रतिरोध। अब गांधी जी ने यहाँ के आंदोलन को एकाग्र करने के लिए कई चीजें की। जैसे गांधी जी सामूहिक कार्यवाही की शक्ति को पहचाना और शोषणकारी व्यवस्था का प्रतिरोध कर किसानों को संगठित कर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, गांधी जी ने एक प्लान बनाया कि अगर हम सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो इस संकट को बहुत ही आसानी से हम टैकल कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने समूह में स्थान बनाया, समूह में लोगों को इकट्ठा किया और क्या किया, उन्होंने विरोध करना स्टार्ट किया। ठीक है, इसके लिए आप आगे पढ़ेंगे। जिस गांधी जी का नेतृत्व कौशल और समुदायों को संगठित करने की क्षमता ने किसानों को प्रेरित किया और उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलो, आंदोलन तैयार हो गया। अब जो आंदोलन था वो क्या था, अहिंसक था। गांधी जी इस बात के बहुत ज्यादा करीब थे। यदि आंदोलन हिंसात्मक हो गया तो उन्हें उनका न्याय नहीं मिलेगा, इसीलिए उन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना। दूसरा, उसके बाद जब आंदोलन हुआ, अहिंसक हुआ, तो अंग्रेज भी इस चीज के लिए राजी हो गए। उन्होंने बातचीत की और अपनी बातों को समझाया, अंग्रेजों की बातों को समझा। अंग्रेजों ने भी इस आंदोलन के दबाव में और बातचीत के इस रवैये को, मतलब अहिंसक आंदोलन के रवैये का प्रभाव ये पड़ा कि ये आंदोलन किसानों के हित में रहा और किसानों की मांग को मान लिया गया। उसके अलावा गांधी जी ने आगे के लिए उत्तरदायित्व की चीजें आगे खड़ा कर दी। अब उन्होंने ये क्या किया, गांधी जी ने भविष्य के लिए नेतृत्व दिया। चंपारण तो एक पहला मार्ग कह सकते हैं आप। उसके बाद असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसके लिए भी उन्होंने इसी प्रकार के संघर्ष की कहानी को आगे बढ़ाया। तो कहने का मतलब ये प्रयोग हो सकता है जिससे गांधी जी आगे बढ़े। तो उत्तर लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है
कि टॉपिक को ध्यान रखना है, टॉपिक कैसे कैसे बढ़ाया गया, गांधी जी का आगमन हुआ, दस्तावेजीकरण किया गया, आयोजन प्रतिरोध किया गया, आंशिक अहिंसक विरोध किया गया, बातचीत और जीत हुई, फिर उसके बाद लीडरशिप भी पार्टी। एक बात ध्यान रखें, किसी भी उत्तर को लिखने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। इस उत्तर में देखा आपने, गांधी जी आए, गांधी जी ने मामले को समझा, फिर कैसे इसको ऑर्गेनाइज कराना है उस तरह, फिर उसके बाद उसमें किस प्रकार से बातें कौन सी रखी जाए जिससे यह आंदोलन सफल हो और भविष्य में इसके क्या परिणाम हो सकते, इस बात का उन्होंने बहुत ध्यान रखा। इस वजह से यह आंदोलन सफल रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। एक छोटा सा कंक्लूजन आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, दस्तावेजों का विरोध के माध्यम से उन्होंने अपनी जीत हासिल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रथम विश्व युद्ध के सकारात्मक और नकारात्मक क्या प्रभाव? आपको पता है फर्स्ट विश्व वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से 18 के बीच लगाया गया, तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव थे। उस समय देश की स्थिति बहुत ही गंभीर चल रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, भारतीयों को उसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था, पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों हुए। याद रखिए, यूपी पीसीएस मेंस में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जब उत्तर पूछा गया तो उत्तर दो भाग में है, आपको उत्तर को बैलेंस करना है। ठीक है, सकारात्मक भी कुछ उतने ही पॉइंट दे और नकारात्मक में भी उतने ही पॉइंट दे। छोटा सा इंट्रो लिखो, ठीक है, जिसमें एग्जामिनर के 10% निगाह जानी चाहिए। फिर उसके बाद सकारात्मक चीजों में आप 35 या 40% तक आंसर लिखे, फिर नकारात्मक 40% आंसर। आइए देखते हैं आंसर में। सकारात्मक प्रभाव, राष्ट्रवादी नेताओं का उदय हुआ। आपको पता है कि इससे राष्ट्रवादी ने जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन लोग का उदय हुआ, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा। जागरूकता और एकता में वृद्धि हुई, जागरूकता और एकता में पर प्रॉब्लम ये किसकी जागरूकता? भारतीय राष्ट्रीय योजना में जो स्वशासन आया, इससे लोगों में क्षेत्रीय और धार्मिक मतभेद को पार कर दिया और एकता और एकजुटता हो गए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। हेडिंग लिख देने से कुछ नहीं होता, उसके अंदर भी आपको पॉइंट देना होगा। सुधारों की मांग की गई, इससे सकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने सुधारों पर ध्यान दिया और 1916 में जो लखनऊ संधि हुई, इसके माध्यम से अधिक प्रतिनिधित्व और स्वशासन सहित कई रियायतें मांगी गई। ठीक है, ये तो हो गया पॉजिटिव पॉइंट। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट पे। पहला, दमन और प्रतिबंध। इस आंदोलन का क्या हुआ? इस आंदोलन में नकारात्मक प्रभाव में दमन और प्रतिबंध को भी असर डाला। इसमें 1919 का जो रॉलेट एक्ट लाया गया, इसने क्या किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड को बढ़ा दिया, ब्रिटिश सरकार ने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलाई। तो इस वर्ल्ड वॉर ने हमारे नकारात्मक चीजों पे ये दिखाया कि दमन और प्रतिबंध और बढ़ गया। आर्थिक कठिनाइयां, देश जब लड़ने गया भारत की तरफ से, भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। यहाँ मुद्रास्फीति हो गई, कराधान वृद्धि हो गई, जिससे लोगों पर भारी प्रभाव पड़ा और गरीबी और आर्थिक कंडीशन खराब हो गए। विभाजन और संप्रदाय, यहीं से विभाजन और संप्रदाय का भी तनाव विकसित हुआ। इसमें क्या हुआ? हिंदू मुसलमानों के बीच क्या हुआ? तनाव को बढ़ा दिया। फूट डालो नीति करो का जो शासन है वो थोड़ा और बढ़ गया, जिससे भारत 1947 में क्या हुआ? अलग हो गया। सुधारों में देरी, इस युद्ध ने ब्रिटिश सरकार जो सुधारों का वादा की कि हम ये सुधार करेंगे, उसने अपने वादे को पूरी तरह छोड़ दिया और जो सुधार करना था उसमें देरी करने लगी, धीरे धीरे करने लगे। ठीक है, फिर इन क्वेश्चनों के साथ आप एक छोटा सा सॉल्यूशन भी देंगे, उसमें बताएंगे प्रथम विश्व युद्ध का निश्चित प्रभाव पड़ा, इसमें नेताओं को अवसर प्रदान हुआ और राष्ट्रीय चेतना एकता की जहां एक तरफ बढ़ावा मिला, वहीं दमन और कठिनाई, सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक सुधारों में देरी हुई। तो आप जो कंक्लूजन होगा वो मिक्स करके देंगे, क्योंकि आपसे पॉजिटिव नेगेटिव पूछा गया है। ठीक है, इस प्रश्न की समाप्ति यही होती है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संग्रहालय, अभिलेखागार और पुरातात्विक स्थल के बारे में बताइए। तो आप उत्तर प्रदेश के भाई सांस्कृतिक विरासत वाला राज्य है, इसमें कई संग्रहालय हैं। अब इसमें हम जिक्र करेंगे संग्रहालय में भाई इलाहाबाद का संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय, मथुरा, वाराणसी। तो इलाहाबाद का संग्रहालय जो है, जहाँ पे मुगल साम्राज्य के
10,000 से ज्यादा अधिक संग्रह है। ठीक है, आप लखनऊ संग्रहालय में बताएंगे यहाँ पे भी मुगल साम्राज्य के, ब्रिटिश राज के भी कई कलाकृतियां हैं। मथुरा संग्रहालय में बताएंगे यहाँ कुषाण से लेकर गुप्त तक की कलाकृतियां हैं। ठीक है, वाराणसी संग्रहालय से आप बताएंगे कि हाँ मौर्य से लेकर मुगल साम्राज्य तक की। तो ये हो गए अभिलेखागार। दो अभिलेखागार हमारे यहाँ, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार और उत्तर प्रदेश का राजकीय अभिलेखागार। जहाँ भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार 100 मिलियन से अधिक अभिलेखों है, वहीं उत्तर प्रदेश में 50 मिलियन से अधिक लोग अभिलेखागार है। अब पुरातात्विक स्थल में आप कुछ पुरातात्विक स्थल लिखिए जो बार बार चर्चा में रहते हैं, जैसे आगरा के किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, सारनाथ, अयोध्या। तो ये आप पुरातात्विक स्थल के बारे में बता सकते हैं। भैया सारनाथ बुद्ध के लिए जाना जाता है, अयोध्या राम जन्मभूमि है, ताजमहल सफेद संगमरमर के लिए जाता है, आगरा के किला जो है 16वीं शताब्दी का है, फतेहपुर सीकरी में जो है मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था, ये यूनेस्को का विश्व धरोहर। तो ये 3 भाग में इसका आंसर है। इस ये जो प्रश्न था इंफॉर्मेशन बेस्ड था, तो आपको क्या करना है, अलग अलग इंफॉर्मेशन, आप यहाँ पे भी कुछ पॉइंट, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट और यहाँ पे भी कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, जिससे आपका उत्तर होगा। कंक्लूजन, आपको एक छोटा सा कंक्लूजन हो सकता है। उत्तर प्रदेश में संग्रहालय अभिलेखागार उत्तर प्रदेश के आने वाले भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं ये संग्रहालय आज भी विद्यमान है, उत्तर प्रदेश सरकार को इसको संरक्षित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सके। ये सब बातें आप अंत में लिख सकते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस की आंसर राइटिंग लगातार कराई जा रही है, आप प्रश्नों को देखकर उत्तर लिखने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद।